नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोट्स बुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए बिहार की जो अर्थव्यवस्था है उससे रिलेटेड जो भी घटना चक्र में आपका दिया गया है बिहार स्पेशल का, उसको लेकर हम लोग चलेंगे क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है और इससे हमेशा एक दो क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो आइए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिहार की आर्थिक समीक्षा 2023-24, यहीं पर आप लोग एक नोट डाउन कर लीजिएगा तो कि बिहार में सबसे पहला जो आर्थिक सर्वेक्षण था वह कब आया था, तो वह आपका आया था 2006-7 में आया था। और इस बार जैसा जानते हैं आप लोग बीजेपी वहां समर्थन की है, तो बीजेपी से समर्थित करके वहां पर मुख्यमंत्री 9वीं बार आपके नीतीश कुमार बने हैं। तो उन्होंने फरवरी 2024 में जो वित्त मंत्री हैं बिहार के सम्राट चौधरी जी द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया गया था। और यहीं पर एक चीज़ आप लोगों को बतलाता चलूँ, जो भी बजट होता है वह एक साल आगे का होता है, जबकि इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वह एक साल पीछे का होता है। जितनी भी आर्थिक घटनाक्रम उतार चढ़ाव जो भी डेटा होते हैं वह एक साल पीछे के पूरे सुचारू रूप से आ जाते हैं। तो वहीं आर्थिक सर्वेक्षण उस राज्य अथवा देश का विशेष आर्थिक परिस्थितियों पर फोकस डाला जाता है कि उत्पादन कितना हुआ, ग्रोथ किस क्षेत्र में कितना हुआ, वहाँ रोजगार का क्या स्थिति है, उसी के बारे में। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार विगत 10 वर्षों में बिहार की जो आपका है आर्थिक समृद्धि, यहाँ समृद्धि की बात की गई है, तो मेनली जो है यह समृद्धि जो होता है, ग्रोथ जो होता है सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट में देखा जाता है, जबकि अगर यहीं विकास लिखा होता तो वह जो होता है इकोनॉमिक के साथ साथ लिविंग स्टैंडर्डता के भी बारे में और जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उन सब के बारे में वहाँ बात किया जाता है। तो आर्थिक समृद्धि में ने बिहार के सामान्य नागरिक के सामाजिक आर्थिक स्तर में भी उत्तरोत्तर वृद्धि किया है। मतलब विगत 10 वर्षों में यह देखा गया है कि वहाँ पर जो भी चीज़ें हुई हैं उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हुआ है लोगों के सामाजिक आर्थिक रहन सहन में। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार विगत 10 वर्षों में आर्थिक विकास दर भारत में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला यह राज्य है, आपका राज्यों की बराबरी कर रहा है। और वहीं अगला पॉइंट आपका है बिहार की विकास की दर पिछले 2 वर्षों में लगभग 10% के करीब रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं इस बार तो अभी इस क्वार्टर में जो आया है आपका वह आपका 5.4% आया है, जो कि बहुत ही लो है। अगर उस हिसाब से देखेंगे तो बिहार का जो डबल डिजिट ग्रोथ है उसको भी बिहार ने उसके लगभग आपका अचीवमेंट किया है, तो एक अच्छा परफॉर्मेंस है। वहीं यह दर्शाता है कि बिहार जो है बीमारू राज्य का कंसेप्ट सबसे पहले आया था। इसमें आपके कई राज्य सम्मिलित हैं जहां पर वहां की ग्रोथ और शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर यह सब काफ़ी पुअर स्थिति में है। तो अब बीमारू राज्य से समृद्ध राज्य बनने की ओर अग्रसर है। सरकारी व्यय प्रतिशत वितरण जो दिया है यह 2018 से 2023-24 दिया है। सामान्य सेवाओं की बात किया जाए तो यहाँ पर आपका 25% के करीब था 2018-19 में, जबकि इस समय आपका 2023-24 में बजट अनुमान जो है वह 26.7% है। अगर वहीं सामाजिक सेवाओं की बात की जाए तो यह आपका 37.7% है जी। फिर उसके बाद 39% है, 39.6, फिर 39.4 है। और इस समय बजट अनुमान जो रखा गया है यह आपका 35.9% है। वहीं आर्थिक सेवाओं की बात की जाए तो इसमें आपका 2018-19 में जो था आपका 18.1% था, जबकि इस समय जो है आपका बजट अनुमान जो है वह 16.7% रहने का है। वहीं आपका पूंजीगत व्यय की परिव्यय की बात जो की गई है उस समय आपका 13.6% था। फिर उसके बाद वर्तमान समय में आपका 11.2% रहने का उम्मीद है।
अगर लोक ऋणों की अदायगी की बात की जाए तो वह आपका 4.7% रहा है। फिर 19-20 देखा जाए तो 4.9% है। फिर उसके बाद अगर आप वर्तमान समय में आएंगे तो यह आपका 9% के करीब बना हुआ है। ऋण एवं अग्रिम की बात की जाए तो यह 1% था आपका 2018-19 में, और आपका वर्तमान समय में 0.5% है। अब हम लोग आगे चलते हैं। सरकारी व्यय में विभिन्न शीर्षों का प्रतिशत हिस्सा 2018-19 और आपका 22-23। यहाँ पर जो डेटा दिया गया है यह आपका 2018-19 है, और वहीं यह जो डेटा दिया गया है यह आपका 2022-23 है। अगर 2018-19 की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर होता था वह सामाजिक सेवाओं पर होता था। उसके बाद अगर बात किया जाए तो सामान्य सेवाओं पर 25% व्यय होता था। यह कभी कभी आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में भी पूछ देता है, या तो जो व्यय है उसको एक पूछ देता है 4 ऑप्शन देकर कि किस पर सबसे ज़्यादा किया गया है। नॉर्मली जो दिया जाता है वह करंट ईयर के बारे में पूछता है, जो करंट आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है उसके बारे में, या तो कभी कभी ये असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर में भी दे देता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो आर्थिक सेवाओं का योगदान है। फिर उसके बाद पूंजीगत परिव्यय का है। फिर अगर देखा जाए तो आपका लोक ऋण अदायगी का हिस्सा है, और आपका सबसे कम है जो ऋण एवं अग्रिम भुगतान का है। अगर वहीं बात किया जाए आपका 2022-23 का, तो हम लोग अभी पीछे जो डेटा देखे हैं उसी को आपका एक वृत्त में दर्शाया गया है। और यहाँ पर देखें 38.1% सामाजिक सेवाएं हैं जो कि सबसे ज़्यादा है। वहीं सामान्य सेवाएं पर आपका 24.2% है। अगर आर्थिक सेवाओं की बात की जाए तो यह 17.1% है। पूंजीगत परिव्यय की बात की जाए तो यह 13.6% है। लोक ऋण की अदायगी की बात की जाए तो यह 6.2% है। तो सबसे पहले आपका यह आ गया। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर यह है, तीसरे पर यह है, चौथे पर यह है आपका, और पांचवें पर यह है, छठे पर आपका सबसे लास्ट में ऋण एवं अग्रिम है। बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में हम स्थिति देख लेते हैं। 2022-23 के त्वरित अनुमान के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद होता है, जिसे आपका 60 में जीएसडीपी भी कहा जाता है, वह 15.5% से बढ़ के क्या हो गया है, 7.5 लाख करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। जबकि वास्तविक दो होता है, एक वास्तविक होता है, एक आपका वर्तमान मूल्य पर होता है। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो प्रतिशत है यह 10.6% से बढ़ के 4.4 लाख करोड़ पहुंच जाना अनुमानित है। वहीं राज्य में 2022-23 में वर्तमान मूल्य की बात की जाए तो इस पर सकल स्थिर पूंजी निर्माण सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत के बतौर की बात की जाए तो यह 4.47% रहने का अनुमान है। यह अनुमान है और इससे भी क्वेश्चन आपका बनता है। राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय गत वर्ष, यहाँ से क्वेश्चन 1-2 बार पूछ चुका है बीपीएससी। मौद्रिक प्रति व्यक्ति, मौद्रिक का मतलब है हम मूल्य के आधार पर लिया गया है। आय गत वर्ष 13.9% से बढ़ के कितना हो गया है, 59,637 रुपये प्रति व्यक्ति अनुमानित है। वहीं मूल्य वृद्धि को समायोजित करने के बाद अगर देखा जाए तो 2022-23 में राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय 9% की वृद्धि देखी गई है, और यह जो बढ़ के हो गया है यह 35,119 रुपये हो गया है। ऐसा मत जान जाइएगा आप लोग कि एक व्यक्ति वहाँ इतना कमाता है, मतलब टोटल जो राज्य की इनकम होती है उसमें वहाँ की जनसंख्या से डिवाइड करने पर जो आता है वहीं आपका यह है, और आपका मूल्य वृद्धि के आधार पर यह है।
वर्ष 2022-23 में राज्य की आर्थिक गतिविधियों का अनुमानित तीव्र वृद्धि दर पिछले वर्ष कोविड 19 की महामारी के दौरान संकुचन से तेजी से उबरकर अर्थव्यवस्था सही स्थिति में आने की उपलब्धि की बात की गई है, क्योंकि आपका जो उस समय स्थिति था, उस समय अर्थव्यवस्था ऐसे डाउन हो गया था, फिर बाद में बूम की स्थिति हो गया था, क्योंकि लॉकडाउन के समय सभी अर्थव्यवस्थाएं, पूरी गतिविधियां जो थी आपकी, अगर कही जाए बात, तो तीनों की तीनों सेवाएं पूरी तरह, तीनों सेक्टर जो थे, क्षेत्र जो थे, वो पूरी तरह ठप हो गए थे। तो इसलिए उस समय एकदम शिथिल अवस्था में पहुंच गया था। 2022-23 में त्वरित अनुमान के अनुसार 2022-23 में राज्य की अर्थव्यवस्था में सकल मूल्यवर्धन में तृतीय क्षेत्र की हिस्सा 60% है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए अनुमानित है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र का क्रमशः हिस्सा जो है आपका 20-20% है। आप लोग अर्थव्यवस्था में जैसे जानते हैं, कोई भी अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और आपका थर्सरी। तो प्राइमरी जो होता है वह कृषि क्षेत्र से संबंधित होता है, जबकि यह जो क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र जो होता है, यह आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, और तृतीय क्षेत्र होता है वह सेवाएं होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गए, बैंकिंग हो गई, शिक्षा हो गया, यह सब सेवाएं आपका तृतीय क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर तृतीय क्षेत्र का 60% अनुमान रहने का है, जबकि आपका यह 20% और प्राइमरी भी आपका 20% अनुमान रहने का है। वहीं मूल्यवर्धन में क्रमशः 6.7% और 6.8% और 13% का अनुमान, वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। यानी जो प्राइमरी सेक्टर है, इसमें आपका प्राथमिक जो क्षेत्र है यह आपका 6.7%, और अगर द्वितीय क्षेत्र की बात की जाए तो 6.8%, अगर तृतीय क्षेत्र की बात की जाए, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, वह आपका 13% रहने का अनुमान है। आइए, बिहार में सकल घरेलू उत्पाद जो अभी हम लोग बात किए हैं, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक दे दिया गया है घटना चक्र के द्वारा। अगर पिछला आप लोग पढ़े होंगे तो प्राथमिक क्षेत्र जो है वह आपका 20% है, वहीं द्वितीय क्षेत्र की बात की जाए तो यह भी आपका 20% है, जबकि तृतीय क्षेत्र की बात की जाए तो यह आपका लगभग 60% है। डेटा के अनुसार 59% के आसपास है, तो यह डेटा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। हालिया स्थिति से ज्ञात होता है कि राज्य की समग्र आर्थिक वृद्धि की दिशा मुख्यतः सेवा क्षेत्र में संकुचन या विस्तार द्वारा निर्धारित हो रही है। मतलब कि जो सेवा क्षेत्र का योगदान है वह आपका सबसे ज़्यादा है। तो अर्थव्यवस्था में जिस सेक्टर का या जीडीपी में जिस सेक्टर का योगदान ज़्यादा रहता है, जब उसमें कोई कारणवश अगर उसमें उतार की स्थिति होती है तो उसका निगेटिव प्रभाव जो होता है वह आपका अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इस क्षेत्र में साल दर साल हुई वृद्धि खासकर आपका विगत 5 वर्षों में 2 क्षेत्र से अधिक अस्थिर रही है। इस क्षेत्र में मूल्यवर्धन में हुआ बदलाव जो है वह आर्थिक गतिविधियों की प्राकृतिक के कारण होता है। तो यह आपके मेंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां लोगों की वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही जरूरत होती है, जो महामारी के दौरान बाधित रही थी। आप लोग जैसा जानते हैं, बिहार और संपूर्ण भारत दोनों ही प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार देने में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कृषि क्षेत्र आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की मेरुदंड बनी हुई है, उसी तरह आपका बिहार राज्य भी है। और सकल घरेलू उत्पाद में दोनों ही, अगर राज्य की बात की जाए तो राज्य भी, और आपका जो संपूर्ण भारत है, अगर भारत की बात की जाए तो वहाँ पर हिस्सा जो है क्रमशः धीरे होता चला गया है। जब आज़ादी के समय था तो 50% के आसपास योगदान था, अब आप देखेंगे तो 18% के आसपास इसका योगदान
बना हुआ है। अगर भारत के लेवल पर भी बात किया जाए या तो राज्यों के लेवल पर भी बात किया जाए तो इसमें हल्का फुल्का आपका चेंजिंग है, नहीं तो उसी के आसपास बना है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि राज्य में सबसे बड़ा रोजगार दाता होता है। रोजगार दाता का मतलब यहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। एक ही काम जो एक लोगों के लिए रहता है उसमें परिवार के सभी लोग लगे रहते हैं, तो इसीलिए आपका रोजगार दाता यानी कि सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। बिहार में वर्ष 2021-22 में सकल मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान था वो 20.7% हिस्सा था। वहीं कुल कार्यशील जनसंख्या की बात की जाए तो यह आपका 47.8% थी जो इसी क्षेत्र में लगी थी। वहीं आपका 2021-22 की बात किया जाए द्वितीय क्षेत्र जो कि आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहलाता है, वहाँ सकल मूल्यवर्धन में आपका 20.7% और रोजगार देने में आपका 25.9% हिस्सा था। लेकिन वर्ष 2021-22 में राज्य तृतीय क्षेत्र का मूल्यवर्धन में आपका 58% योगदान था, जबकि रोजगार देने में आपका 26.3% योगदान था। अगर सीपीआई की बात की जाए तो सीपीआई एक साल से दूसरे साल में हुए प्रतिशत परिवर्तन को नापा जाता है और इसी को आपके मुद्रास्फीति के रूप में आपका सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच आपका 5.5% थी। जबकि आरबीआई कितना कहती है? आरबीआई कहती है 4 ± 2 यानी 2 से लेके 6 के बीच में होना चाहिए, तो आपका यहाँ पर सही है। लेकिन कोई भी राज्य या भारत की ही बात की जाए तो मुद्रास्फीति इतना ज़्यादा बढ़ी रहती है, लेकिन उसे कम ही करके दिखाया जाता है। इस अवधि में मुद्रास्फीति ग्रामीण क्षेत्र में 5.5% थी, जबकि शहरी क्षेत्र में 5.6% थी। बिहार के प्रमुख क्षेत्र एवं इनका सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा 2021-22 का दिया गया है। यहाँ पर आपके बिहार के डेटा दिए गए हैं और यह आपका भारत का दिया गया है। अगर बात की जाए प्राथमिक क्षेत्र की तो प्राथमिक क्षेत्र जो है वह आपका 20.7 है। वहीं बात किया जाए द्वितीय क्षेत्र की तो यह भी आपका 20.7% है, जबकि अगर मूल्यवर्धन में हिस्सा देखा जाए तो आपका तृतीय क्षेत्र का तो यह 58.6% है। वहीं वाला डेटा जो है वह साइड में है, तो इसे ही आप लोग याद रखिएगा। जबकि पिछला वाला जो है उसमें हल्का फुल्का डेटा में चेंजिंग है। अगर रोजगार की बात किया जाए तो प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार देता है और इसमें 47.8% है। वहीं आपका 25.9% जो है वह द्वितीय क्षेत्र है, जबकि तृतीय क्षेत्र जो है वह आपका 26.3 है। इसे थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए था क्योंकि इससे 0.4% ज़्यादा है। अगर वहीं भारत की बात की जाए मूल्यवर्धन सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा तो प्राइमरी सेक्टर का जो हिस्सा है वह 17.8% है। वहीं द्वितीय क्षेत्र जो है वो 29.2% है और तृतीय क्षेत्र की बात की जाए तो यह आपका 53.0% है। अगर रोजगार की बात की जाए तो यह आपका रोजगार देने में प्राइमरी सेक्टर जो है वह आपका 45.8% है। अगर वहीं बात किया जाए आपका द्वितीय क्षेत्र की तो यह आपका 24.6% है। अगर वहीं तृतीय क्षेत्र की बात की जाए तो यह 29.7% है। राज्य में आर्थिक गतिविधियों में गत वर्ष के दौरान काफ़ी वृद्धि देखी गई है और लेकिन 2011-12 के स्थिर मूल्य यहीं पर आपको बतला दे रहा हूँ, बेस ईयर चेंज कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। अब जो हो गया है वह आपका 2022 और 23 हो गया है और यह फरवरी 2026 से लागू होगा। स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद, आप जैसा जानते हैं जो जिला होता है जिला ग्रामीण, उसके आधार पर भी वहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद को नापा जाता है। अनुमानित प्रति व्यक्ति आय के मामले में राज्य में जिलों के बीच काफ़ी अंतर है। यह हर राज्य में देखा जाता है, जो भी अनडेवलप्ड राज्य होते हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं।
बिहार सरकार के आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि को बढ़ाने के लिए अनवरत प्रयास किया जा रहा है। मतलब इसमें हमेशा यह प्रयास किया जा रहा है कि आर्थिक गतिविधियां बढ़ें, जिससे राज्य का जो इनकम हो, वह इनकम जितना भी राज्य का जीडीपी में ग्रोथ होगा उतना ही वह राज्य खुशहाल की तरफ बढ़ेगा एवं अपने राजकोषीय संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन से कई विकासमूलक लक्ष्य हासिल किए गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार सरकार द्वारा वर्तमान समय में जो टीचर की अन्य वैकेंसियों की फुलफिल की जा रही है, इससे आने वाले आप 8 से 10 या 15 साल बाद आप देखेंगे बिहार एक भारत के जो मस्तक पर है वह चमकता हुआ सितारा के रूप में उभरेगा। क्योंकि अगर मानव संसाधन पर आप जितने ही खर्च कर रहे हैं, वह राज्य न सिर्फ समृद्ध बनता है बल्कि उस राज्य की जनता सबसे ज़्यादा खुशहाल भी होती है। बिहार और संपूर्ण भारत के सकल घरेलू और रोजगार क्षेत्रवार हिस्सा जो है 2017-18 से और 2021-22 में प्रतिशत के आधार पर जो दिया गया है, तो हम लोग सीधे सीधे इसमें बात कर ले रहे हैं। क्षेत्रक जो है, क्षेत्रक में आपका कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में आता है, जैसा कि कृषि, पशुधन, वानिकी, मत्स्य खेत मतलब मत्स्य पालन जो होता है, वह आपका खनन और उत्खनन, यह भी ऐसे भी प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र में कभी पूछ देता है कि कौन कौन से सेक्टर आते हैं, तो इससे आप लोग याद रखिएगा। बिहार का जो हिस्सा है वह 21.57% है। वहीं संपूर्ण भारत की जो हिस्सा बात की जाए तो यह 18.03% है। यह आपका सकल मूल्यवर्धन 2017-18 की बात की गई है। अगर वहीं रोजगार की बात की जाए तो यह 45.17 है, जबकि संपूर्ण भारत का जो है हिस्सा वह आपका 44.55% है। वहीं अगर बात की जाए 2021-22 में सकल मूल्यवर्धन हिस्सा की बात की जाए तो यह आपका 20.67% है। वहीं आपका संपूर्ण भारत की बात की जाए तो यह 17.83% है। अगर रोजगार की बात की जाए तो रोजगार आपका 47.77% आपका बिहार में दिया जाता है। वहीं अगर संपूर्ण भारत की बात की जाए तो 45.79% आपका वर्तमान स्थिति मतलब 2021-22 का है, तो पुराने डाटा भी बिहार पूछ देता है। वहीं अगर द्वितीय क्षेत्र की बात की जाए तो द्वितीय क्षेत्र में यह सब सेक्टर आपके आते हैं अंतर्गत, तो इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें 2017-18 में आपका बिहार के लेवल पर मूल्यवर्धन की बात की जाए तो 20.10 था। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो 28.67% था। अगर वहीं रोजगार की बात की जाए तो बिहार का 25.32% था, जबकि संपूर्ण भारत में रोजगार की बात की जाए तो यह आपका 24.39% था। अगर वहीं आपका 2021-22 का सकल मूल्यवर्धन जो आपका जीवीए है उसमें हिस्सा की बात की जाए तो यह आपका 20.72% है, जबकि आपका संपूर्ण भारत का 29.19% है। रोजगार की बात की जाए तो 25.94% है, जबकि संपूर्ण भारत में 24.55% है। वहीं तृतीय क्षेत्र जो है आपका यह सब जितने भी हैं, व्यापार, मरम्मत, होटल, जलपान गृह, परिवहन, भंडारण, संचार, प्रसार सेवाएं, वित्तीय, स्थावर संपदा एवं पेशेवर सेवाएं, लोक प्रशासन एवं अन्य सेवाएं, यह सभी आपके तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो इसका जो योगदान है बिहार में जीवीए में 2017-18 में यह आपका 58.32% था। अगर वहीं जीवीए में संपूर्ण भारत का योगदान बात की जाए 2017-18 में तो 53.33% था। वहीं रोजगार देने में बिहार का देखा जाए तो 29.59% था योगदान तृतीय क्षेत्र का। वहीं संपूर्ण भारत की बात की जाए तो 31.05% था। अगर सकल मूल्यवर्धन में 2021-22 का अनुमानित डेटा देखा जाए तो यह आपका 58.60 था, जबकि संपूर्ण भारत में 52.98% था। वहीं रोजगार देने की बात की जाए
तो इसमें आपका 26.29% था, जबकि संपूर्ण भारत का जो योगदान था यह 29.66% था। बिहार राज्य की वित्त व्यवस्था की बात की जाए तो राज्य सरकार का कुल व्यय गत वर्ष यानी विगत वर्ष में 20.1% से बढ़ के 2022-23 में 2,31,904 करोड़ रुपया हो गया, जो इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा कुल व्यय में स्थापना और कार्यान्वित व्यय 54.7% और योजना पर जो व्यय किया गया है वह आपका 45.3% था। इसे आपका पहले जो जाना जाता था प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार के कुल व्यय में राजस्व व्यय का जो योगदान है वह 79.3% है। वहीं पूंजीगत व्यय की बात की जाए तो यह आपका 20.7% था। वहीं 2022-23 में राज्य सरकार का पूंजीगत व्यय गत वर्ष में 41.4% से बढ़ के 47,928 करोड़ रुपया हो गया। और वहीं आपका 2022-23 में राजस्व लेखों में जो गत वर्ष में से 15.5% से बढ़ के 1,83,976 करोड़ रुपया हो गया। उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार द्वारा जो राजस्व व्यय का मतलब आप लोग सीधे सीधे समझते हैं, जिस व्यय या जिस रेवेन्यू पर कोई टाइम और लाइबिलिटी का कोई प्रबंध वह न हो, उसी को आपका राजस्व व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। महत्वपूर्ण हिस्सा जो है सामाजिक सेवाओं में खर्च हुआ, जो 2022-23 में आपका 48% था। इस मद में व्यय जो आपका 2022-23 में हुआ है वह आपका 16.1% से बढ़ के 88,348 करोड़ रुपए पहुंच गया। 2022-23 में राज्य सरकार की आर्थिक सेवाएं जो होती हैं इसमें आपका 39,598 करोड़ रुपए और सामाजिक सेवाओं पर व्यय जो है वह 56,029 करोड़ रुपए किए गए। वहीं अगर 2022-23 की बात की जाए तो इन दोनों श्रेणियों में व्यय में वृद्धि क्रमशः 15.9% और आपका 14.5% की थी। आपका सकल राज्यवार मूल्यवर्धन में कृषि की संरचना की बात की गई है। तो आपका कृषि में जो है उसकी बात की गई है। तो यह जो सिंबल है आपका फसल को दिखाया गया है, उससे डार्क जो है वह पशुधन है। फिर आपका वानिकी एवं काष्ठ निर्माण है। फिर बाद में आपका फिशरी और जल कृषि मतलब एक्वा कल्चर के बारे में बतलाया गया है। तो यह आप जैसा देख रहे हैं नीचे सबसे कम डार्क है, तो यह आपका 10.7% 2018-19 में फसल का योगदान था। वहीं पशुधन का जो योगदान था इसी समय यह आपका 5.6% था। वहीं आपका 1.6% जो है वह आपका वानिकी एवं काष्ठ है, जबकि 1.5% जो है वह एक्वा कल्चर का, जिसमें फिशरी अन्य चीज़ें आती हैं। वहीं 2019-20 की बात की जाए तो 9.7% जो है आपका क्रॉप का योगदान है यानी फसल का है। वहीं 6% जो योगदान है वह आपका जो हम लोग पशुपालन करते हैं उसका योगदान है। वहीं 1.6% जो योगदान है वह आपका वानिकी एवं काष्ठ निर्माण है और 1.6% जो है वह आपका मत्स्य यानी कि एक्वाकल्चर का है। 2021-22 की बात की जाए तो 11.2% या टोटल 100% मान लीजिए तो उसी को आपका उसमें दिया गया है। वही 7.1% जो है वो पशुधन है और आपका 1.7% के आसपास आपका जो योगदान है वो वानिकी एवं काष्ठ एवं निर्माण क्षेत्र का है। और 1.8% जो है आपका एक्वाकल्चर का है। वहीं बात किया जाए 2021 और 22 में तो यह आपका 10.4% रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं आपका
6.7% जो है वो पशुधन और 1.6%। तो इसमें आप देखिए यह जो है क्षेत्र यह एकदम समान बना हुआ है और आपका ऊपर भी हल्का सा ग्रोथ देखा जा रहा है, यानी कि जो आपका एक्वा कल्चर है वह बिहार में कहीं ना कहीं उसमें ग्रोथ देखी जा रही है। जबकि इस क्षेत्र को आपका कृषि क्षेत्र को देखेंगे जो फसल से रिलेटेड है तो इसमें अप डाउन की स्थिति आपकी देखी जा रही है। अगर वहीं बात किया जाए आपका इस क्षेत्र का तो इसमें आपका एक बार तो ऊपर गया है, फिर उससे ऊपर गया हल्का सा, फिर डाउन हुआ है, फिर उसके बाद डाउन हो गया है। तो यह आपका वानिकी एवं काष्ठ सेक्टर की यह आपका पशुधन के बारे में बतलाया गया है कि पशुधन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। और यह भी आप देखेंगे तो इसमें एक बार ऊपर है, फिर उसके बाद यहाँ मान लीजिए इसके बाद हल्का सा डाउन हुआ है, फिर अप हुआ है, फिर आपका डाउन हुआ है, फिर डाउन हो गया है। तो यह सब सेक्टर में बतलाया गया है कि किस में आपका उतार और चढ़ाव आपका बना हुआ है। जबकि यह क्षेत्र में देखेंगे तो इसमें शुरू में आपका लो से फिर अप गया है, फिर लगातार उसी स्थिति पर बनी हुई है जो आपका एक्वा कल्चर है। तो एक्वा कल्चर का जो बिहार में है संभावना वह दिन पर दिन अच्छी स्थिति में है। वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार का राजस्व व्यय जो था वह 1,72,688 करोड़ रुपए था। वहीं पूंजीगत व्यय जो है वह आपका 48,325 करोड़ था। वहीं 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा लिया गया कुल उधार जो है वह 48,284 करोड़ रुपए था, जो मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय के बढ़े हुए स्तर के वित्त पोषण के लिए प्रयुक्त हुआ है। वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार का कुल बकाया देनदारी जो था वह 2,93,307 करोड़ रुपया था। वहीं राज्य सरकार का 2022-23 की बात की जाए तो 14,351 करोड़ रुपए लोक ऋण चुकाया गया था। वहीं 15,184 करोड़ रुपए की बात किया जाए तो यह आपका ब्याज भुगतान किया गया था। राजस्व लेखों में प्राप्ति के दो मुख्य घटक होते हैं, एक आपका कर और सहायता अनुदान होता है जिसका 2022-23 में 80.8% योगदान था और 16.8%। अगर ग्रांट की बात की जाए तो यह 16.8% था, जबकि कर की बात की जाए तो आपका 80.8% था। कुल प्राप्तियों में करेक्टर राजस्व का हिस्सा अपेक्षाकृत छोटा रहा है। राज्य अपने राजस्व स्रोतों की प्राप्तियों में 2022-23 में 48,153 करोड़ रुपया था। इसमें 44,018 करोड़ रुपया राजस्व था, जबकि 41,035 जो था वह कर राजस्व से प्राप्ति हुई थी। वहीं राज्य सरकार द्वारा 2022-23 में संग्रहित कुल राजस्व जो था यह 44,018 करोड़ रुपया था। कर राजस्व की बात की जाए तो यह आपका 23,243 करोड़ रुपया कर संग्रह राज्य वस्तु एवं सेवा कर के रूप में जीएसटी के रूप में इतना पैसा राज्य सरकार को मिला था। वहीं राज्य सरकार द्वारा वेतन एवं पेंशन में कुल व्यय था यह आपका 9.9% से बढ़कर 2022-23 में 47,924 करोड़ रुपया हो गया। अगर वहीं बात की जाए वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार के वेतन पर व्यय तो यह आपका 24,816 करोड़ रुपया और पेंशन पर जो खर्च है यह आपका 23,108 करोड़ रुपया हुआ था। ये व्यय जो है आपका 2022-23 में राज्य सरकार के राजस्व लेखा में कुल प्राप्ति का 27.8% और राजस्व व्यय जो था वह 26.7% था। तो यहाँ पर देखिए जो प्राप्ति है और जो व्यय है, व्यय आपका कम है और प्राप्ति आपका ज़्यादा है। वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार की प्राप्तियों में व्यय का समग्र विवरण जो है वह विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के संकेत देता है, जिसका फोकस राज्य की आर्थिक वृद्धि पर केंद्रित रहता है।
कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र 2018-19 से 2022-23 की बात की जाए तो कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का सकल जो राज्यवर्ग मूल्यवर्धन की बात की जाए तो यह 20% के आसपास हिस्सा था, हम लोग अभी जिक्र कर चुके हैं। इसी अवधि में सकल राज्यगत जो मूल्यवर्धन फसल क्षेत्र में 9.9% और उसके बाद पशुधन में जो है वह आपका 6.6% है, अभी हम लोग जिक्र कर चुके हैं। और मत्स्य खेत यानी मछली पालन और एक्वा कल्चर में जो है आपका 1.8% था, जबकि वानिकी एवं काष्ठ में आपका 11.6% था। अभी कुछ समय पहले हम लोग चर्चा किए हैं तो उसी को आप लोग साइट में देख लीजिएगा। जलवायु संबंधित प्रतिकूल स्थितियों को काबू पाने के लिए बिहार की अनुशीलता इसके प्रभावी खाद्यान्न उत्पादन से स्पष्ट है कि 2022-23 में 19,736 टन था जो उत्पादन था प्रतिकूल स्थिति में। वहीं आपका 2022-23 में राज्य की ईख उत्पादन यानी केन के उत्पादन में 214.7 लाख टन था और औसत उपज आपका 98.73 टन प्रति हेक्टेयर था। तो यह फैक्ट आप लोग ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2022-23 में बीज उत्पादन वितरण एवं किसानों की प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर लगभग आपका 1275.62 लाख वितरण किए गए थे। इतना रुपए आपके वितरण किए गए थे जो किस पर थे? बीज उत्पादन पर, वितरण और किसानों के प्रशिक्षण पर। ध्यानतव्य है कि मार्च 2023 तक बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाएं के द्वारा कुल आपका 37.38 लाख हेक्टेयर कृषि क्षमता का सृजन की गई थी और इसमें आपका 25.04 लाख हेक्टेयर सिंचाई कुल ही आपकी सिंचाई हुई थी। हर खेत तक सिंचाई की सुविधा पानी राज्य सरकार की अग्रणी पहल था, जिसका लक्ष्य असिंचित गांवों में सिंचाई उपलब्ध कराना और 2023-24 में इसके लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। वहीं अगर 2022-23 का अंडों का कुल उत्पादन की बात की जाए तो यह आपका 327.43 करोड़ टन था। वहीं मछली का उत्पादन आपका 8.4 लाख टन था। वहीं आपका राज्य में जलाशयों में मत्स्यिकी विकास योजना के तहत 2023-24 में 229.3 लाख वितरण किया गया था करोड़ रुपए। वहीं आपके राज्य में ऊर्जा की कुल खपत में कृषि क्षेत्र का जो हिस्सा है आपका यह 2018-19 में यह 72.671 लाख यूनिट से बढ़ के जो 2022-23 में था वह आपका 378.94 लाख करोड़ यूनिट हो गया है। तो यह आप लोग करोड़ यूनिट, लाख नहीं है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा कितने गुने की वृद्धि हुई है। वर्ष 2022-23 में गंगा के किनारे के आसपास जैविक खेती का संकुल स्थापित करने के लिए आप लोग यहीं पर क्वेश्चन है कि बिहार में कितने जिलों से होकर गंगा प्रवाहित होती हैं और कौन से जिले हैं जिसमें सबसे लंबी गंगा है, तो यह आप लोग प्रश्न कमेंट बॉक्स में दीजिए। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत 3,965.67 लाख रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा आकस्मिक फसल योजना के तहत क्षतिग्रस्त फसलों के लिए आपका 2022-23 में 2,177.51 लाख रुपए व्यय किए गए। सॉरी, लाख है, करोड़ नहीं है। लगभग 3,31,265 किसानों को मुक्त वैकल्पिक फसलों की बीज दिए गए। चुनिंदा फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता का जिलावार रुझान की बात की जाए तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जैसा कि आप लोग जानते हैं, और यहाँ मुख्यतः जो फसल होती है वह चावल,
गेहूं, मक्का, दलहन, ईख जैसी प्रमुख फसलें होती हैं। और यहीं पर आप लोगों को बतला दूं, विश्व का लगभग 85% जो मखाना है उसका उत्पादन जो होता है वह बिहार में होता है। फसलें पाई जाती हैं। चावल बिहार का एक प्रमुख फसल है। वर्ष 2022-23 में राज्य के कुल चावल उत्पादन में रोहतास, औरंगाबाद एवं कैमूर का संयुक्त रूप से 25.2% हिस्सा है। वहीं चावल का सर्वोच्च उत्पादन उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी रोहतास में दर्ज की गई है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग स्टार दे दीजिए। जो 4,717 किग्रा प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह सबसे कम जो उत्पादकता वाला है वह 1601 किग्रा प्रति हेक्टेयर मधुबनी है। मधुबनी आपका सबसे ऊपर है, वह आपका नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। गेहूं बिहार की रबी फसल है और गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता जो है वह खगड़िया जिले में होता है। यह आपका 3,960 किग्रा प्रति हेक्टेयर है, जबकि सबसे कम आपका जमुई जिला है। और यहीं पर एक फैक्ट और बतला दूं आपको, जमुई में ही सोने का सबसे बड़ा भंडार पाया गया है। 1,980 किग्रा प्रति हेक्टेयर दर्ज किया गया है। और मक्का की बात की जाए तो मक्का के संदर्भ में अररिया जिला जो है आपका जिले में सर्वाधिक उत्पादकता है। यह आपका 9,872 किग्रा प्रति हेक्टेयर दर्ज किया गया है। अररिया जो है वह आपका भागलपुर के तरफ स्थित है। मक्के के उत्पादन में बात की जाए तो जिला अररिया सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कटिहार है, फिर पूर्णिया है, फिर आपका खगड़िया है। यह क्रमशः आपका नीचे है, यानी कि अगर नीचे से बात करेंगे तो यह बढ़ते क्रम में और यह आपका घटते क्रम में है। दलहन उत्पादकता के दृष्टिकोण से बिहार में शीर्ष जिले जो हैं वह आपके सबसे ऊपर जो है उत्पादन में पटना है, फिर उसके बाद औरंगाबाद है, फिर उसके बाद आपका नालंदा जिला है। दलहन की दृष्टिकोण से सर्वाधिक उत्पादकता वाले जिले आपके बेगूसराय 1,324 किग्रा प्रति हेक्टेयर है, फिर उसके बाद आपका नालंदा है, फिर उसके बाद सिवान है। अगर ईख की बात की जाए तो ईख बिहार का प्रमुख व्यावसायिक फसल है। व्यावसायिक का मतलब कमर्शियल फसल है। यह राज्य में कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कच्चा माल जैसा कि एथेनॉल आप जानते हैं, गुड़, चीनी जानते हैं, इसी के द्वारा बनाया जाता है। कच्चा माल और श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराती है। और ध्यातव्य है कि गन्ना उद्योग विभाग के अनुसार ईख उत्पादन में 2022-23 में 214.76 लाख टन था, जबकि औसत उपज जो है आपका यह 98.73 टन प्रति हेक्टेयर है। अगर वहीं बात की जाए 2022-23 में ईख उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ जो जिले 3 हैं वह आपका एक पश्चिमी चंपारण है, फिर उसके बाद है आपका पूर्वी चंपारण, फिर आपका गोपालगंज। अगर गोपालगंज बात की जाए तो यहाँ शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। लिंगानुपात की भी बात की जाए तब भी। बिहार में बागवानी फसल की बात की जाए तो बागवानी क्षेत्र में तेजी में विकास हो रहा है। और वहीं विदित हो कि राज्य के अनुकूल कृषि जलवायु स्थिति एवं गंगा के मैदानी भाग में उर्वरक मिट्टी है। इसके चलते जो फल, सब्जियां, फूल, मसाले, बागवानी आदि बागवानी फसल हैं इसके लिए उपयुक्त है। अगर फल उत्पादन की बात की जाए तो यह 52.39 लाख टन है। वहीं आपका केले के उत्पादन की बात की जाए तो 20.04 लाख टन है। वहीं आम का उत्पादन की बात की जाए तो यह आपका 17.56 लाख टन है। वहीं अमरूद के उत्पादन की बात की जाए तो यह आपका 4.36 लाख टन है। वहीं बात की जाए लीची के उत्पादन में तो लीची के उत्पादन में 3.09
लाख टन है। अगर लीची के उत्पादन में जिला की बात की जाए तो मुजफ्फरपुर है, और भारत में सबसे ज़्यादा जो लीची उत्पादन होता है वह आपका बिहार में होता है। बिहार के शीर्ष केला उत्पादन वाले राज्य जो हैं वह मधुबनी है, वैशाली है और आपका मुजफ्फरपुर है। बिहार में अमरूद उत्पादक शीर्ष जिले की बात की जाए तो नालंदा, मुजफ्फरपुर और रोहतास है। बिहार में लीची में शीर्ष जिले जो हैं मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, वैशाली। आम के उत्पादन में शीर्ष जिले की बात की जाए तो दरभंगा, पूर्वी चंपारण, वैशाली। अगर बिहार में भूमि उपयोग पैटर्न की बात की जाए 2021-22 के अनुसार, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे शुद्ध बुआई क्षेत्र जो है वह 52.2% है। वहीं कृषि हेतु अनुपलब्ध जो भूमि है वह आपका 23.3% है। अगर वहीं बात की जाए प्रति भूमि का तो यह आपका 12.6% है। अगर वन की बात की जाए तो यह आपका 6.6% है। अगर वहीं आपका बात करेंगे अकृषि भूमि प्रति छोड़ के जो जिस पर कुछ भी नहीं उगाया जाता है तो यह आपका संपूर्ण हिस्सा का 2.9% है। अगर वहीं कृषि आकृत क्षेत्र की बात की जाए तो यह 0.5% है। आइए हम लोग बिहार में प्रयुक्त जोतों के क्षेत्र एवं लिंग के आधार पर वितरण की बात कर लें 2011-12 और 15-16 के अनुसार। तो आकार श्रेणी जो है आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। सीमांत किसान किसे कहते हैं? जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो। वहीं अगर लघु किसान की बात की जाए तो 1 से लेके 2 हेक्टेयर होते हैं, और अर्ध मध्यम जो होते हैं वह आपके 2 से 4 हेक्टेयर, और मध्यम जो होते हैं 4 से 10 तक, और जो बृहद किसान होते हैं जिनके पास 10 से ज़्यादा प्लस हो वह आपके बृहद किसान के रूप में जाने जाते हैं। अगर लिंग के आधार पर आप बात करेंगे तो सीमांत जो पुरुष हैं, पुरुष के बाद 12,623 था, वहीं आपका यहाँ देखिए बढ़ जाता है। अगर महिला की बात की जाए तो महिला में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखा जाता है। इन दोनों के कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है महिला में हुआ है। वहीं आपका यहाँ पर देखिए तो यह 14,744 है, और यह आपका 14,970 है। वहीं प्रतिशत अंतर की बात की जाए तो यहाँ जो देखिए पुरुषों में जो अंतर आया है 1.68% का। वहीं अगर महिला की बात करेंगे तो वह 0.71 है। अगर कुल की बात करेंगे तो 1.53 है। अगर 2011 और 10-11 और 15-16 की बात करेंगे तो यह जो है 3,128 है। अगर वहीं बात करेंगे आप पुरुष 2015-16 की बात करेंगे तो 3,165 है। अगर वहीं महिलाओं की बात करेंगे तो 533 है। जबकि इधर महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं के ऊपर जो भार है वो बढ़ गया है। आपकी सीमांत किसान जो है महिलाएं पहले के अपेक्षा ज़्यादा हो गई हैं। तो जैसे जैसे परिवार का आकार जो बढ़ता है तो आकार बढ़ता है तो भूमि का जो खंड होता है वो उसमें बढ़ता जाता है। अगर मान लीजिए परिवार में 2 बच्चे हैं तो जो टोटल भूमि है इसका 2 पार्ट होता है, जो है 4 है, तो इसी के अनुसार आपका बट जाता है। और फिर उसके बाद भी कुछ लोग जब भूमि का कम होता है तो उसको जब लिखाते हैं तो महिला के नाम पर लिखाते हैं, ताकि जो राज्य सरकारें होती हैं उस पर टैक्स कम लगाती हैं, तो जिससे जो महिलाओं का की भूमि की जो कैपेसिटी क्षमता है वह दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ अंतर की बात की जाए तो 1.18% है, जबकि यहाँ पर अंतर आप देखेंगे तो 4.13% है। यानी महिलाओं की जो होल्डिंग कैपेसिटी है सीमांत किसान में वह सबसे ज़्यादा है। वहीं अगर लघु किसान की बात की जाए तो 824 है, जबकि यह घट के आपका 820 हो गया है। वहीं आपका इसमें भी देखेंगे तो इसमें हल्का सा गिरावट आई है, फिर भी उतनी नहीं आई है जितनी पुरुषों की आई है। देखिए यहाँ पर आपका 0.49 है और यह आपका 8.3 है। सॉरी, यहाँ पर महिला में ज़्यादा गिरावट आया है।
तो यह आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर जो है 1029 हो गया है, जबकि यहाँ पर आपका 1024 हो गया है। यानी जैसे जैसे फसल जो लघु किसान की बात की जाए तो इसमें महिलाओं में ज़्यादा गिरावट देखा जा रहा है, जबकि आपका सीमांत किसान में महिलाओं का शेयर जो है वह बढ़े जा रहा है। तो इसी तरह सब डेटा है, आप लोग इसे देख लीजिएगा हल्का सा। अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठाया, उठा भी सकता है बिहार। बिहार में मुख्य फसलों का उत्पादन स्तर 2020-21 से 2022-23 तक यह आपका 1000 टन में दिया गया है। खाद्यान्न उत्पादन की बात की जाए तो 2020-21 में जो था 17,925.4 टन था, 1000 टन। वहीं बात किया जाए 2022-21 में तो 18,486.9 टन था। अगर बात किया जाए 22-23 में तो 19,736 था, यानी कि क्रमशः वृद्धि देखी गई है। और यह वार्षिक वृद्धि दर जो है वह 4.8% है। वहीं अनाज के मामले में बात किया जाए तो 17,573.8 हजार टन की वृद्धि हुई है। वहीं अगले साल 2021-22 की बात की जाए तो 18,099 हुई है, जबकि 22-23 की बात की जाए तो 19,322 है। और इसमें अगर वार्षिक चक्रवृद्धि की बात की जाए, चक्रवृद्धि का मतलब यह होता है कि मान लीजिए पहले साल 1 है तो यह बढ़ के 2 हो गया, तो 2 में 1 जो बढ़ा है और फिर इसके आधार पर जो वृद्धि नापी जाती है वह देखा जाता है, न कि पूर्व इसके भांति देखा जाता है। वहीं चावल की बात की जाए तो 7,392 है। वहीं अगर 2021-22 की बात की जाए तो 7,717.3 है। अगर वहीं आपकी यहाँ पर सबसे मेन यह वृद्धि देखिए, वार्षिक वृद्धि 3.2% है। अगर वहीं बोडो चावल की बात की जाए तो यह 5.1% है। अगहनी चावल की बात की जाए तो इसमें वार्षिक जो चक्रवृद्धि है यह 3% की है। अगर गर्मा चावल की बात की जाए तो यह आपका 5.0% है। जबकि आप गेहूं के मामले में देखेंगे कि इसमें गिरावट हुई है, आपका -0.3%। मक्का की बात की जाए तो मक्का में भी आपका वार्षिक जो है वृद्धि हुई है जो 17.1% है। और खरीफ मक्का की बात की जाए तो इसमें 40.6% की आपकी चक्रवृद्धि वार्षिक हुई है। वहीं अगर रबी मक्का की बात की जाए तो इसमें आपका 20.23% की वृद्धि हुई है। अगर वहीं बात की जाए गर्मा मक्का की तो इसमें भी आपका 2.4% वार्षिक चक्रवृद्धि हुई है। वहीं कुल मोटे अनाज की बात की जाए तो यह आपका 16.9% की वृद्धि हुई है, क्योंकि मोटे अनाज को भारत सरकार एवं राज्य सरकारें प्रमोट कर रही हैं। जौ की बात की जाए तो जौ में आपका -7% की गिरावट हुई है। वहीं ज्वार की बात की जाए तो ज्वार आपका 13.5% की गिरावट हुई है। अगर वहीं बाजरा की बात की जाए तो बाजरा में 25.1% की गिरावट हुई है। अगर वहीं रागी की बात की जाए तो रागी में -4.4% की गिरावट हुई है। अगर कोदो सावा की बात की जाए तो यह 15.2% की गिरावट हुई है। यह मुख्यतः मोटे अनाज में और खासकर पशुओं के चारे के रूप में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कुल दलहन की बात की जाए तो इसमें 4.6% की वृद्धि हुई है। वहीं कुल खरीफ दलहन की बात की जाए तो यह आपका 17.6% की गिरावट हुई है। अगर उड़द की बात की जाए तो 23.61% की गिरावट हुई है। भदही मूंग की बात की जाए तो 22.1% की गिरावट हुई है। वहीं आपका कुल्थी की बात की जाए तो यह 8.8% की गिरावट हुई है। घघरा की बात की जाए तो यह आपकी 2.5% की गिरावट हुई है। अगर वहीं अन्य खरीफ दलहन की बात की जाए तो यह 10.8% का इसमें गिरावट हुआ है। कुल रबी दलहन की बात की जाए
रबी फसल का मतलब यह होता है जो अक्टूबर से लेके नवंबर दिसंबर तक बोई जाती हैं और आपकी इसको मार्च अप्रैल में काटा जाता है। जैसे वर्तमान समय में रबी फसल की आपकी बुआई हो रही है। अरहर की बात की जाए तूर की, तो यह आपका इसमें आपका ग्रोथ देखा गया है 5.9% की। चना की बात की जाए तो चना आपका 1.8% की वृद्धि देखी गई है। सॉरी, तूर का, यह तूर है, तूर का आपका 1.8% की वृद्धि देखी गई है। वहीं अगर चना की बात की जाए तो चना में आपका 2.5% की वृद्धि देखी गई है। अगर वहीं आपका मसूर की बात की जाए तो 2.8% की वृद्धि देखी गई है। अगर मटर की बात की जाए तो मटर में 7.6% का गिरावट देखा गया है। और खेसारी जो दाल है इसमें आपका 2.5% की कमी आई है। वहीं गर्मा मूंग की बात की जाए तो 19.3% की गिरावट हुई है। जबकि आपका अन्य रबी दलहन जो फसलें होती हैं उसमें 5.6% की वृद्धि हुई है। कुल तिलहन की बात की जाए तो इसमें आपका 6% की वृद्धि देखी गई है। जो अरंडी है उसमें देखा जाए तो उसमें आपका 24.1% की वृद्धि देखी गई है। वहीं कुसुम की बात की जाए तो इसमें आपका गिरावट 3.4% की है। वहीं आपका तिल की बात की जाए तो इसमें आपका 7.7% का वृद्धि देखा गया है। वहीं सूरजमुखी की बात की जाए तो 4.5% की गिरावट देखी गई है। सरसों जिसे राई भी कहा जाता है यह आपका 5.7% का वृद्धि देखा गया है। तीसी जिसे अलसी कहा जाता है जो ओमेगा 3 का सबसे महत्वपूर्ण योग जिसमें स्रोत होता है, यह आपका 9.3% की गिरावट हुई है। अगर वहीं मूंगफली की बात की जाए तो मूंगफली के उत्पादन में भी आपकी गिरावट हुई है, इसमें 7.7% की। कुल रेशेदार फसलों में जो है वह आपका 0.7% की गिरावट हुई है। अगर जूट की बात की जाए तो जूट में 1% की गिरावट हुई है। वहीं मेस्ता की बात किया जाए तो इसमें आपका 8% की गिरावट देखी गई है। बिहार में फसल पैटर्न की बात की जाए 2018-19 से 22-23 में यह प्रतिशत के आधार पर दिया गया है। तो अनाज की बात किया जाए तो यह 87.1% 2018-19 में था। 19-20 में भी 87.1 है। फिर हल्का सा ग्रोथ देखा गया है, कितना 0.3% का 87.4% हो गया है। वहीं देखेंगे तो इसमें भी हल्का सा ग्रोथ हो गया है 0.2 का और यह हो गया है 87.6% का। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पुनः ग्रोथ हुआ है 0.3% का। दलहन की बात की जाए तो 6.9% का जो था आपका 2018-19 में, फिर इसमें कोई चेंज नहीं होता है 6.9%। फिर इसमें आपका गिरावट आ जाता है -0.2% का। फिर इसमें आपका पुनः गिरावट हो जाता है पिछले वर्ष के आधार पर 1% का। पुनः गिरावट हो जाता है आपका -2% का 6.4 पर बना है। तो दलहन में आपका लगातार यहाँ गिरावट देखा जा रहा है। फिर उसके बाद अगर तिलहन की बात की जाए तो 1.5 फिर ग्रोथ इसमें 0.2 का देखा जा रहा है, फिर स्थिर बना है और फिर इसमें स्थिरता व्याप्त है। रेशेदार फसलें की बात की जाए तो 1.2%, फिर क्रमशः आपका डाउन हुआ है 0.3%, फिर आपका पुनः डाउन हुआ है 0.1% का, फिर ग्रोथ हुआ है आपका 0.1% का। ईख की बात की जाए तो ईख आपका 3.3 है। वहीं आपका यहाँ पर भी 2019-20 में भी वही स्थिति है। और फिर आपका लगातार आप देखेंगे चारों वर्ष 2021-22 में भी 3% है, लेकिन जो अभी डाटा नवीन आया है उसमें आपका कमी आ गई है -0.2% का। आइए हम लोग बिहार में उद्योगों की स्थिति देख लें। वर्ष 2018-19 से लेके
23-24 के बीच राज्य औद्योगिक विकास के लिए निवेश जो है वह आपका 1934 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिसमें से 1689 प्रथम चरण में अनापत्ति प्राप्त हो गई है और निवेश की कुल राशि जो प्रस्तावित है वह आपका 53,607.27 करोड़ रुपए है, जो आपके यह अनापत्ति प्राप्त हुई है इसी पर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आता है तो पूरे का पूरे जो एमओयू होता है पूरे का पूरे इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, जितने उसके बाद उसमें से कुछ पर आता है कुछ पर नहीं भी आता है। ध्यानतव्य है कि जो 4,712.94 करोड़ रुपए कुल निवेश में से 39.7% खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए है, यानी कृषि क्षेत्र से रिलेटेड जो है उसके लिए आपका 39.7% है। वहीं इथेनॉल उद्योग में देखें तो इथेनॉल का उत्पादन की जो 6 इकाइयां हैं उसमें आपका 686.74 करोड़ रुपए निवेश किया गया है। विदित हो कि बियाडा जो वहाँ की जो डेवलपमेंट इंडस्ट्री के रूप में एक वह है इकाई है, यही देखती है 30 सितंबर 2023 को कुल 7,347.53 एकड़ जमीन की अधिग्रहण जो है किया गया था, जिसमें 711 शेड बनाए गए हैं। 2022-23 की बात किया जाए तो आपका 111 जो है लघु उद्यमों में से कुल 684.02 करोड़ रुपया निवेश जो किया गया है इसी पर किया गया है लघु उद्यमों पर, जबकि 8,560 नए लोगों को रोजगार इसके द्वारा मिलेगा लघु उद्योगों के द्वारा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मध्यम आकार वाले उद्योगों के मामले में निवेश की बात की जाए तो यह रकम जो है 2021-22 में 162.7 करोड़ रुपए से 2.7 गुनी बढ़ के 2022-23 में 470.32 करोड़ रुपए हो गई। वहीं नियोजित श्रमिकों की बात किया जाए तो आपका 2021-22 में 801 से बढ़ के 22-23 में 5,623 हो गई। एक वर्ष में 602% की वृद्धि देखी गई है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। विदित हो कि बिहार में नई पर्यटक नीति जो है जो 2023 से 28 है 5 वर्षों के लिए लागू की गई है। इसमें विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और पर्यटन तथा आतिथ्य विशेषज्ञता वाली कुशल कार्य शक्ति तैयार करने को बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं बिहार में बहुत ऐसे हेरिटेज स्थान हैं जहां पर अभी भी पर्यटक के रूप में जब लोग आते हैं तो वहां पर न सिर्फ वह पर्यटक आते हैं बल्कि वह अपने द्वारा रोजगार के कई साधन लाते हैं, जैसे कि उस एरिया में विशेषकर दुकानें और आपका रेलवे या तो अन्य जो गाड़ी सर्विसें हैं उसका भी विकास होता है, तो उस क्षेत्र में विशेष सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 के अंग के बतौर राज्य अगले 5 वर्षों में गुड़ की 405 इकाइयों के लिए बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम क्रियान्वयन कर रही है। वहीं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के बीच सामान्य विनिर्माण को 2022-23 में 1,585.67 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है, जो कि 2021-22 में से 26 गुना अधिक है और सामान्य विनिर्माण से में 2022-23 में 6,103 लोगों को रोजगार पैदा हुआ है, जो कि 2021 और 22 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है? 9%, 9 गुना है, 9 गुना ज़्यादा है। राज्य सरकार ने 2022-23 में स्टार्टअप पर 9.75 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं अगर बात किया जाए 2023-24 में अभी तक का जो है स्टार्टअप जो है 62 आरंभिक कोष की पहली किस्त के बतौर कुल 2.78 करोड़ रुपए
दिए गए हैं जो विभिन्न उद्यमी हैं, जैसे आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग और युवा उद्यमी तथा महिला उद्यमी और उभय लिंगी उद्यमी योजना के लिए 2022-23 में सरकार द्वारा जो है आपका 1549.57 लाख करोड़ रुपया वितरित किया गया, जो 2021-22 से 9 गुना ज़्यादा है। वर्ष 2022 में 254.17 लाख पर्यटक बिहार में आए थे और राज्य सरकार पर्यटक के लिए बजट आवंटन 2018-19 में जो 84.6 करोड़ रुपया से बढ़ाकर आपका 2022-23 में 490 करोड़ रुपया कर दी, जो गत 5 वर्षों में 5 गुनी वृद्धि है। अगर वहीं बात किया जाए 2022-23 में चीनी उत्पादन में 2021-22 से के 45.6 लाख क्विंटल से बढ़कर 62.7 लाख क्विंटल हो गया है। चीनी मिलों में इथेनॉल उत्पादन 2020-21 के 57,575.7 किलो लीटर जो इथेनॉल आपका उत्पादन किया जाता था, वह 2022-23 में बढ़ के आपका 1,11,624.6 किलो लीटर हो गया। इसी प्रकार बिजली उत्पादन में भी इसी अवधि के दौरान 40% की वृद्धि देखी गई है। अगर बात किया जाए वर्ष 2022-23 में सहकारी समितियों की संख्या 2021-22 की अपेक्षा 6% बढ़ गई है और वर्ष 2022-23 में दूध का औसत दैनिक संग्रह जो है 1,662 किलोग्राम हो गया है, जो कि 2021-22 में 35.3% अधिक है। वहीं अगर अगस्त 2023 की औसत दूध संग्रह की बात की जाए तो 21.48 हजार किलोग्राम थी। बिहार में श्रम और रोजगार की बात की जाए तो सांविधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण, जिसे आपका PLFS भी कहा जाता है, 2022-23 के अनुसार बिहार में श्रम शक्ति जो सहभागिता है, जिसे आपका LPFR कहा जाता है, कुल आबादी का 50.9% था। वहीं राज्य में श्रमिक जनसंख्या का अनुपात जो है वह आपका 48.7% है। अगर वहीं बात किया जाए वर्ष 2022-23 में 142.6 हजार मजदूर बोर्ड के साथ निबंधित हुए थे। वहीं आपका 162.2 हजार मजदूरों को लाभ मिला था। वर्ष 2022-23 में विभिन्न कल्याण योजनाओं जो वेलफेयर स्कीम है उसकी बात की जा रही है। राज्य सरकार ने 464.69 करोड़ रुपए आवंटित किया था, जिसमें 129.36 करोड़ रुपया जो है उपयोग मजदूरों को वित्तीय सहायता देने के लिए किया गया था। वर्ष 2023-24 में बिहार लोक सेवा आयोग ने 1,70,461 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन दिए थे। यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। वहीं 2019-20 से लेके 2023-24 तक बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने कुल 43,745 रिक्तियों के लिए विज्ञापन दिए थे। तो आप ऐसा देखेंगे कि बिहार में वर्तमान समय में भारत का एक ऐसा उभरता सितारा बन गया है, जो कि जहां यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया, जहां वैकेंसियों की नामो निशान नहीं है, वहां पर बिहार मात्र 38 जिले लेकर और एक बीमारू और पिछड़ा राज्य भी माना जाता है, लेकिन वहां पर लगता है कि वैकेंसी रिक्तियों का बाहर आया हुआ है इस समय। वहीं आपका 2022-23 में बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम, जिसे BSEDC ने विभिन्न विभागों में 5,084 श्रमिकों की नियुक्ति की है। राज्य में 38 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित कुल 151 सरकारी औद्योगिक
प्रशिक्षण संस्थान, जिसे क्या कहा जाता है आपका ITI। तो इसकी वर्तमान समय में जो संख्या है वह 151 हो गई है, जिसमें आपका 38 तो जो है वो महिला प्रशिक्षण संस्थान है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान।